नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जूलॉजी में पार्ट 24 पार्ट अपने करने जा रहे हैं। अपनी जो बुक चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी का हम 24वां पार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ध्यान है, कल अपने जो पढ़ा था कि हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स या यूँ कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आपको बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये दो भागों में बंटी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कल हमने जो जिक्र किया था वो कॉर्टेक्स का जिक्र शुरू किया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये तीन भागों में बंटी होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। ये कितने तीन भाग होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है, जोना फैसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड और जोना रेटिकुलेटा के द्वारा जो है सेक्स हार्मोन स्रावित होता है या बनता है, ये आपको बताया था। उसके अलावा ये आपको बताया था कि जो कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स भाग के द्वारा जो जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो सारे स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन के बने होते हैं, वसा विलेय होते हैं और उत्तेजक प्रकृति के होते हैं, ये आपको बताया था। उसके अलावा जो इनको कैटेकोलामिन या यूँ कह सकते हैं कि इनको कार्टिसोल, इन हार्मोन्स का एक कॉमन नेम क्या होता है, कार्टिसोन भी इनको कहा जाता है। इन हार्मोन को क्या कहा जाता है, कार्टिसोन भी कहा जा सकता है। तो अपने जोना ग्लोमेरुलोसा को पढ़ लिया, जोना फैसिकुलेटा को पढ़ लिया। अब बात आज करते हैं जोना रेटिकुलेटा की, जिसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इसको लिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये स्रावित होता है जोना रेटिकुलेटा के द्वारा, जो कि सबसे अंदर का भाग होता है कॉर्टेक्स का, इसके द्वारा स्रावित होता है। लिंग हार्मोन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये जननांगों के वृद्धि, विकास, जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर चाहे नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है वृषण की अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, और मादा के अंदर जो है अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, तो उनका हार्मोन का प्रभाव क्या होता है, मुख्य होता है। परंतु जोना रेटिकुलेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलेटा के द्वारा स्रावित सेक्स हार्मोन जो होता है, ये उनके साथ मिलकर के जननांगों के वृद्धि, विकास और जनन क्रियाओं को प्रभावित करता है। यूँ कह सकते हैं कि इसका प्रभाव उनकी तुलना में कम होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यदि हम आज बात करने जा रहे हैं जोना रेटिकुलेटा की, तीसरा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट कौन सा है, जोना रेटिकुलेटा। जोना रेटिकुलेटा। अब जोना रेटिकुलेटा की यदि हम बात करें तो इसका जो हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं, ये स्रावित होता है। अब सेक्स हार्मोन या जो लिंग हार्मोन स्रावित होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जननांगों के साथ मिलकर ये जननांगों के वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। अब यहाँ पर लिंग हार्मोन की बात आती है, तो लिंग हार्मोन आपको पता होना चाहिए कि तीन ही होते हैं मुख्यतः, जो कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। इसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन को सम्मिलित किया गया है, यानी कि इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, लिंग हार्मोन कहा जाता है। यहाँ बहुत कम मात्रा में ये बनते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर जननांगों की तुलना में ये अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, यहाँ पर ये हार्मोन जननांगों की तुलना में
कम संश्लेषित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा प्रभाव किसका रहेगा, जो जननांगों में हमारे बनते हैं। एंड्रोजन का मतलब मैं बताता हूँ, टेस्टोस्टेरोन होता है यहाँ पर। एंड्रोजन का अर्थ होता है नर हार्मोन, नर हार्मोन का मतलब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो जो जननांगों के अंदर बनने वाला जननांगों में बनने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनका प्रभाव जननांगों पर अधिक होता है। ये तो केवल सहायक के रूप में काम में करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, यदि ये हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए किसमें, मादा के अंदर, तो मादा के अंदर यदि ज़्यादा बनने लग जाए तो नर के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इस हार्मोन की मात्रा मादा में अधिक बनने लगती है तो मादा में नर के लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना। तो ये जो लक्षण हैं ये इसमें क्या है, विकसित होने लगते हैं किसमें, मादा में। तो इस घटना को गायनेकोमेस्टिज्म कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, गायनोमेस्टिज्म कहते हैं। आना व साथ में स्तन ग्रंथि का विकास भी शुरू हो जाता है। इस घटना को गायनेकोमेस्टिज्म कहते हैं। गायनोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गायनोमेस्टिया कहते हैं। तो गायनोमेस्टिया का मतलब क्या होता है कि जो मादा है उसमें किसके लक्षण विकसित हो रहे हैं, नर के समान लक्षण विकसित हो रहे हैं। तो इस घटना को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये होता है कि मादा में नर के समान लक्षण विकसित होने लग जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये जो हार्मोन है तो इसका बनना आवश्यक है। अच्छा, ये हो रहा है कि ये हार्मोन जीवन भर बनता रहता है। ये क्या बनता रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए बनेगा फिर बनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये हार्मोन क्या है, जीवन भर बनता रहता है। और जीवन भर बनते रहेगा तो जिससे जननांगों का वृद्धि विकास है वो चलती रहती है। जनन क्रियाएं जो है, शुक्राणु निर्माण, अंडाणु निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा जो एड्रिनल कोर्टेक्स का थर्ड पार्ट है उसका जो लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन है वो इसके मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिए। और जोनल रेटिकुलेटा के साथ ही एड्रिनल कोर्टेक्स जो ग्रंथि है वो अपनी आज खत्म होती है। अब हम बात करते हैं जो असमानताएं हैं, डिसऑर्डर या ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या एबनॉर्मलिटीज ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ abnormal condition of adrenal cortex, या यूँ कह दें एड्रिनल कोर्टेक्स की असमानताएं। अब एड्रिनल कोर्टेक्स की असमानता की बात करें तो इसके अंदर वही दो कंडीशन आती हैं कि पहली बात तो इसका हाइपोसिक्रेशन हो, दूसरा क्या हो, द्वारा क्या हो, इसका हाइपर सिक्रेशन हो। दो कंडीशन वही बात आती है। पहली क्या है, हाइपोसिक्रेशन हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, हाइपर सिक्रेशन हो। अब हाइपो का मतलब होता है अल्पस्राव और अतिस्राव। इसका अर्थ क्या होता है, अतिस्राव, जो मैंने बताया था। अब यहाँ पर कंडीशन देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से कि हम केवल यहाँ पर बात करें अब नॉर्मल कंडीशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। हम केवल एड्रिनल कोर्टेक्स की बात कर रहे हैं, पूरी एड्रिनल ग्रंथि की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो
एड्रिनल कोर्टेक्स की पहले हम यदि बात करेंगे कि यदि ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स हार्मोन यदि कम स्रावित हों तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हमने ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन को यदि ध्यान से पढ़ा है तो यदि वो कम स्रावित होते हैं तो आपको पता है क्या होगा। और जैसे हम मेन बात करें, जैसे यदि हाइपोसिक्रेशन होता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि जो एडिशन का रोग है, उसके अलावा कौन्स डिजीज़ हैं, ये बॉडी के अंदर देखने को मिलती है यदि उसका क्या हो, अल्पस्राव हो। और यदि अतिस्राव होता है तो अतिस्राव होने से क्या है, कुशिंग डिजीज़ है, उसके अलावा एड्रिनल विरिलिज्म है, ये दो कंडीशन उत्पन्न होती है। तो अपने बात करेंगे पहले हाइपोसिक्रेशन। हम पहले किसकी बात करेंगे, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। पहली घटना की कौन सी देखेंगे हम, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, यदि हाइपोसिक्रेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि यदि ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड है, यदि इनकी कमी हो जाए, क्या हो जाए, इनकी कमी हो जाए, तो बात करें हमने, क्योंकि दो मुख्य हार्मोन वही हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, क्योंकि सेक्स हार्मोन की भी कमी से कंडीशन तो उत्पन्न होगी परंतु वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मेन कौन से, मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो पहले हम बात करते हैं, इस अवस्था में मिनरलोकोर्टिकोइड व ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी हो जाती है, पहली कंडीशन अपने ये आता है। अब आपको पता ही है कि मिनरलोकोर्टिकोइड की कमी होगी तो शरीर में सोडियम की क्या होती है, कमी हो जाती है, और पोटेशियम की क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था में सीरम में सोडियम की कमी हो जाती है, पहली कंडीशन तो ये लागू होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इस अवस्था में सीरम में K+ की अधिकता हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं, अधिकता हो जाती है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये लागू होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके द्वारा जो है, अब चूँकि ग्लूकोकोर्टिकोइड की यदि कमी होगी तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो जिससे भी व्यक्ति क्या है, शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, शारीरिक दुर्बलता, विश्रांति, शारीरिक दुर्बलता व विश्रांति उत्पन्न होती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होता है कि मैंने बताया था कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो आयन होते हैं वो तंत्रिकाओं के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि कमी होने से क्या होता है कि आवेग का संचरण नहीं होगा, जिससे क्या है, विश्रांत अवस्था, यानी कि तंत्रिकाएँ अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। उसके अलावा प्लाज्मा के आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, प्लाज्मा के आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि सोडियम कम होगा तो जल की मात्रा भी क्या होगी, कम हो जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, उपापचय दर जो है वो कम हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, उपापचय दर का ह्रास हो जाता है। और साथ में यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, बॉडी ग्लूकोज लेवल असामान्य हो जाता है, बॉडी ग्लूकोज लेवल असामान्य हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो अपने कह सकते हैं कि मात्रा, जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बॉडी के अंदर वैसे कम हो जाए, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो ग्लूकोज को बैलेंस करता है, तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिएगा कि यदि शरीर के अंदर
ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो 2 कंडीशन मैंने बताई थी कि पहली कंडीशन कौन सी, एडिशन डिजीज़ जो है उत्पन्न हो जाती है। अब क्या होगा कि एडिशन डिजीज़ यदि उत्पन्न होगी तो उसमें क्या होता है कि शरीर में जो है सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडिशन डिजीज़ का मतलब यही है कि शरीर में या सीरम में या बॉडी में सोडियम का लेवल कम होना। अब सोडियम का लेवल कम होगा तो शरीर के अंदर जल भी ज़्यादा नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा तो शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और साथ में जो हमारे जो ये कह सकते हैं कि चेहरे, गर्दन और हाथ पर कांस्य रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं एडिशन डिजीज कहते हैं। एडिशन का रोग। अब एडिशन का रोग और कौन सा रोग, ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों एडिशन का रोग और कौन सा रोग दोनों के दोनों ध्यान रखना कि ये दोनों ही हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और दोनों के अंदर ही क्या होगा, सोडियम पोटेशियम जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। पहली बात तो इसके अंदर एडिशन का रोग देखें तो एडिशन के रोग में क्या होता है, शरीर में Na+ आयन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। पहली कंडीशन तो इसमें ये है। अब आपको पता है कि सोडियम आयन यदि कम होगा तो शरीर में जल की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जल अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना चाहेगा। अब आना चाहेगा तो उस समय क्या है, सोडियम पहले से ही कम है, तो क्या होगा कि शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। त्वचा, चेहरे, हाथ पर कांस्य रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। अब कांस्य रंग के त्वचा उत्पन्न हो जाते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, एडिशन का रोग कहते हैं। तो ये जो है एडिशन का रोग है, ये अब थोड़ा सा ध्यान से रखना कि ध्यान से सुन लेना इस बात को कि इसमें कौन से आयन की कमी होती है, मेनली सोडियम आयन की कमी होती है। और कारण क्या है, उसका कारण आपको बताया था कि एड्रिनल कोर्टेक्स का जो और कौन सा हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड, कौन सा हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड की क्या हो जाती है, इसमें कमी होगी तो सोडियम का पुनः अवशोषण जो नेफ्रॉन के द्वारा कम होगा तो सोडियम का उत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा मूत्र के साथ, और पोटेशियम का अवशोषण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस कारण क्या हो जाता है कि शरीर जो किस अवस्था में चला जाता है, निर्जलीकरण की अवस्था में चला जाता है। और निर्जलीकरण में जाएगा तो जिससे क्या हो जाता है कि जो चेहरे, हाथ की जो त्वचा होती है, गर्दन होता है, गर्दन जो होती है उसके ऊपर कांस्य रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिशन का रोग। दूसरी जो इसमें कंडीशन होती है वो होती है कोन्स डिजीज। अब कोन्स डिजीज में क्या होता है, हम बात करें कोन्स रोग, इसके अंदर क्या होता है कि यह अवस्था मिनरलोकोर्टिकोइड के अल्प स्त्राव से होती है, पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन, इस रोग में सोडियम व पोटेशियम संतुलन बिगड़ जाता है। अब सोडियम पोटेशियम अगर संतुलन बिगड़ेगा तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे मैं तंत्रिका का एक्सोन की संरचना बना रहा हूँ, तंत्रिका के यहाँ बाहर की ओर Na+ और Cl- की अधिकता होती है, यहाँ PO4 और SO4- जो है उनकी अधिकता होती है। इन बार सोडियम और क्लोराइड की अधिकता होती है एक्सोलिमा के बाहर, ये एक्सोलिमा होती है और ये अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, ये बाहर ECF होता है। तो ECF के अंदर क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड की अधिकता होती है, जबकि एक्सोप्लाज्म के अंदर जो है पोटेशियम, फॉस्फेट और सल्फेट की अधिकता होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब यदि अल्पस्राव होगा मिनरलोकोर्टिकोइड का तो सोडियम और पोटेशियम का जो संतुलन है वो बना नहीं जा पाता है, क्योंकि जब आवेग का संचरण जब आवेश के रूप में होता है तो उस समय जो सोडियम और पोटेशियम जो आयन्स होते हैं वो ECF से ICF और ICF से ECF के अंदर मतलब गमन करते हैं। अब चूंकि मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो संतुलन जैसे बिगड़ेगा तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है उनमें आवेग का संचरण जो है आवेश के रूप में वो सही तरीके से
नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाता जिससे क्या है पेशियों में संतुलन, जिससे तंत्रिकाओं में आवेग संचरण में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, व पेशियों में जकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, कौन सी डिजीज? तो ये दो मुख्य डिजीज है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स के, एक तो एडिशन का रोग है, एक कौन सा है, कौन सी डिजीज। दोनों ही कंडीशन जो है, दोनों के अंदर ही मिनरलोकोर्टिकोइड का अल्पता होता है, दोनों के अंदर ही। इसके अंदर एडिशन में तो क्या है, सोडियम आयन की कमी हो जाती है, वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पर शरीर में निर्जलीकरण होकर के कैंसर के क्या बन जाते हैं, धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं एडिशन के रोग में। जबकि वहाँ पर क्या होता है, संतुलन बिगड़ने से जो है तंत्रिकाओं का आवेग संचरण है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी, आवेग संचरण में बाधा उत्पन्न होती है। तो जिससे क्या होता है कि जो ये कह सकते हैं आवेग संचरण बाधा उत्पन्न हो, जिससे पेशियों में जकड़न रह जाती है, और पेशियाँ अगर जकड़ी हुई रह जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, काउंस रोग। तो दोनों ही डिजीज जो है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स से होती है। अब हम बात करते हैं हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। तो हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स की यदि हम बात करें तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स का हाइपरसिक्रेशन में एड्रिनल कोर्टेक्स के जो मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो सेक्स हार्मोन है उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर अधिकता हो जाती है। ये अधिकता जैसी होती है तो इससे दो कंडीशन, एक तो कुशिंग का रोग है, एक अपने जो एड्रिनल विरिडिज्म जिसमें जननांगों में असमानता आ जाती है, ये दोनों ही कंडीशन उत्पन्न होती है। तो अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। या इसको हाइपर एड्रिनलिज्म भी कह सकते हैं कि बात है, अतिस्राव जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो अतिस्राव जब होता है तो अतिस्राव में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होगा कि पहली बात तो जो है अपने मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन इनकी लेवल जो है, इनका जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, शरीर में बढ़ जाती है। तो पहली कंडीशन इसमें यही है, इस अवस्था में एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। पहली कंडीशन तो इसके अंदर यही है, जिससे दो रोग उत्पन्न होते हैं। पहला है कुशिंग का रोग और दूसरा है एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम या एड्रिनल विजिटम भी कहते हैं, एक ही बात है। इससे निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा है, कुशिंग का रोग। अब कुशिंग का जो रोग है इसकी यदि हम बात करें तो इसमें सीधी सी बात यही है कि जो सीरम है इसके अंदर वही बात है कि हमने जो पहला रोग पढ़ा था हाइपोसिक्रेशन के अंदर, हाइपोसिक्रेशन के अंदर हमने पहला रोग पढ़ा था एडिशन का रोग। तो एडिशन के रोग में क्या हो रहा था कि जो सोडियम का लेवल है वो कम हो रहा है, पोटेशियम का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे ठीक विपरीत कंडीशन यहाँ उत्पन्न होगी। यहाँ पर सोडियम का लेवल तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपने अगर हम बात करें पहली कंडीशन क्या है, सोडियम का लेवल सीरम में बढ़ जाता है, सीरम में बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, पोटेशियम का लेवल सीरम में कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए ये किसके कारण हो रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड के कारण हो रहा है, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड जो है वो जो है सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखता है मिनरलोकोर्टिकोइड। तो मिनरलोकोर्टिकोइड का यदि अतिस्राव हुआ तो ये कंडीशन होगी। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, रक्त दाब में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। यानी कहते हैं ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय हाइपरसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड। तो मिनरलोकोर्टिकोइड के अतिस्राव से रक्त दाब में क्या हो जाती है,
वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर जो है रक्त में जो है, अब चूंकि यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो जिससे क्या होता है, इस घटना को कहते हैं, यानी लिख सकते हैं अपने, रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का लेवल यदि बढ़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इस घटना को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जब होती है तो जिससे एड्रिनल डायबिटीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहता है वो क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड की अधिकता से बॉडी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, अब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न होगी तो उससे क्या होता है कि जो डायबिटीज़, अब आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ उत्पन्न होगी। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि डायबिटीज़ रोग कहते हैं, क्योंकि ये एड्रिनल ग्रंथि की वजह से हो रहा है तो इसको कहते हैं एड्रिनल डायबिटीज़, जिससे एड्रिनल डायबिटीज़ उत्पन्न हो जाती है। ये किसके कारण हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड की अधिकता के कारण, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड अगर बढ़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है उनका जो है अपघटन या उनका कैटाबॉलिज्म होकर ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया अगर होगा तो एड्रिनल डायबिटीज़ इस कंडीशन को हम कह सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो रोग है ये जो है, इसके दूसरा जो रोग है उसका नाम है एड्रिनल विरिलिज्म, जिसको हम कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन कौन सी है, एड्रिनल विरिलिज्म, उसको क्या कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म जो है इसके अंदर क्या है, सेक्स हार्मोन जो उनकी मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको एड्रोजेनाइटल सिंड्रोम भी कहते हैं, कुछ किताबों में ये नाम भी दिया हुआ है, एड्रोजेनाइटल सिंड्रोम, ये भी नाम दिया गया है। तो इसके अंदर जोना रेटिकुलेटा के सेक्स हार्मोन की अधिकता हो जाती है, अब देखो ये अगर होगा तो आपको पता है क्या होना चाहिए कि मादा में जो नर के समान लक्षणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ये बात मैंने अभी बताई भी थी आपको, क्या हो जाता है, मादा में जो है नर के समान लक्षणों का विकास हो जाता है, जिससे मादा में नर के समान लक्षणों का विकास होने लगता है। अब मादा में नर के समान लक्षण विकसित होंगे तो क्या होगा कि जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, उसके अलावा जो क्लाइटोरिस है उसके आकार में वृद्धि होना, और उसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या हो जाना, बंद हो जाना। और क्या होता है कि ये लक्षण तो किस में, मादा में उत्पन्न होंगे। जैसे द्वारा मैं बोल देता हूँ कि आवाज़ भारी होना, उसके अलावा दाढ़ी मूंछ का आना, क्लाइटोरिस का आकार बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाना, ये लक्षण सारे किस में आते हैं, मादा में आते हैं, और किसके समान है, नर के समान है। तो ये घटना एड्रिनल विरिलिज्म कहलाती है, एड्रोजेनाइटल सिंड्रोम कहलाती है। और ये किसके कारण हो रहा है, जोनो रेटिकुलेटा के जो सेक्स हार्मोन उसकी यदि क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड का कोई योगदान नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड की जो अधिकता है वो कुशिंग के रोग में होती है, और यहाँ पर केवल सेक्स हार्मोन की क्या होती है, अधिकता होती है। और कई बार
जो है नर के अंदर भी है, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। नर में स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। इस घटना को गायनेकोमैस्टिज्म कहते हैं, कोमैस्टिज्म कहते हैं, गायनेकोमैस्टिज्म कहते हैं। कौन सी घटना को? कि जब नर, यहाँ पहले तो हमें क्या पता, मादा में नर के समान लक्षण होंगे तो उसको एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम कहते हैं या एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। और यदि स्तन में, नर में स्तन ग्रंथियों को, या यूँ कहते हैं कि नर में मादा के समान लक्षणों का विकास होने लगता है, और खासकर कौन सा? मादा के समान स्तन ग्रंथियों का विकास, इस घटना को गायनेकोमैस्टिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज अपने जो देखा है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाइपोसिक्रेशन जो है, जो होता है, हाइपोसिक्रेशन जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो हमने देखा कि उसके द्वारा दो रोग उत्पन्न होते हैं। पहला रोग जो है एडिशन का रोग होता है, दूसरा कौन सा होता है? कोन्स का रोग। जबकि हाइपरसिक्रेशन के अंदर कुशिंग का रोग और एड्रिनल विरिलिज्म उत्पन्न होता है। अब जब हम कल नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, जो हम 25वां पार्ट इसका पढ़ेंगे इस एंडोक्राइनोलॉजी में, तब अपने जो है कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो मेडुला भाग है, एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला भाग है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।